नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपने साहित्य का पैटर्न चल रहा था, उसके अंदर हमने रामचंद्र शुक्ल को पढ़ रहे थे। किसको पढ़ रहे थे? रामचंद्र शुक्ल को। उन्होंने कितने भागों में बांटा, कौन से काल, किसको उन्होंने पहला कवि माना, किसको नहीं माना, इसके बारे में अपनी चर्चा कर रहे थे। इसके बारे में चर्चा कुछ कर चुके थे, कुछ इस वीडियो के अंदर करेंगे कि रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास हिंदी साहित्य शब्द सागर के रूप में प्रचारणी सभा इतिहास के नाम से लिखा, कितने भागों में बांटा, कितने काल बनाए, किस कवि कितने कवियों के राष्ट्र कवियों को स्थान दिया, इनके बारे में विशेष रूप से अपनी चर्चा पिछली वीडियो में कर चुके थे। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कुछ चीजें बच चुकी थी, अब उनको करते हैं और उसमें देखते हैं इन्होंने अपभ्रंश का कवि किसके माना, विरह वर्णन किसका अद्वितीय माना, किन कवियों किन जैन कवियों को स्थान आदिकाल में दिया या नहीं दिया, सिद्ध और नाथों में कौन सी चीजें थी, कौन सी चार पुस्तकों की जो सहायता ली गई थी, उनके बारे में अपने विशेष रूप से क्या करेंगे, यहाँ चर्चा करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसके बारे में चर्चा करेंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। रामचंद्र शुक्ल किसके बारे में? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। तो देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रथम कवि चिंतामणि को प्रेमाख्यान कवि कुतुम्बन मृगावती को स्वीकार किया था कि रीतिकाल कवि रीतिकाल कवि रीतिकाल कवि रीतिकाल कवि प्रथम कवि रीतिकाल प्रथम कवि प्रथम कवि चिंतामणि चिंतामणि इसको चिंतामणि चिंतामणि को रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना? चिंतामणि को माना था। और प्रेमाख्यान परंपरा का प्रेमाख्यान प्रेमाख्यान परंपरा का प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि प्रथम कवि प्रथम कवि प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि कुतुम्बन की मृगावती किसको स्वीकार किया? कुतुम्बन मृगावती को कुतुम्बन की मृगावती को स्वीकार किया था। अब बात करते हैं आगे। शुक्ल जी ने शुक्ल जी ने शुक्ल जी ने शुक्ल जी ने अपभ्रंश नाम पहले पहले शुक्ल जी ने अपभ्रंश 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 नाम पहले पहले
पहले पहले शुक्र जी ने अपभ्रंश नाम पहले पहले सबसे पहले राजा राजा धीरसेन दारसेन दारसेन द्वितीय के शिलालेख के शिलालेख में मिलता है। मिलता है कि शुक्ल जी ने अपभ्रंश नाम पहले पहले राजा दारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अब बात करते हैं आगे। अगर आगे मैं बात करूं नागमती का विरह, नागमती नागमती के विरह, नागमती के विरह वर्णन को विरह वर्णन को विरह वर्णन को धार्मिक साहित्य धार्मिक साहित्य धार्मिक साहित्य कि नागमती के विरह वर्णन को धार्मिक साहित्य में नागमती के विरह वर्णन को धार्मिक वर्णन को विश्व साहित्य में अद्वितीय माना है, में अद्वितीय माना है कि नागमती के विरह वर्णन को विश्व साहित्य में अद्वितीय माना है। क्या माना है? नागमती के विरह वर्णन को विश्व साहित्य में क्या माना है? अद्वितीय माना है। क्या माना है? अद्वितीय माना है। अब देखो इसका रीजन कर रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना? चिंतामणि को। प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि कुतुम्बन को। रचना कौन सी थी? मृगावती। शुक्ल जी ने अपभ्रंश नाम सबसे पहले किसके शिलालेख में देखा था? दारसेन द्वितीय के शिलालेख में। अब बात करूं नागमती के विरह वर्णन का विश्व साहित्य में क्या दिया? अद्वितीय स्थान दिया था। कहने का मतलब इतना बढ़िया विरह वर्णन और किसी साहित्य में नहीं मिलता है। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे। अब देखते हैं आगे। आगे अगर मैं बात करूं तो जैन कवियों को जैन कवियों को जैन कवियों को साहित्य में जैन कवियों को साहित्य में जैन कवियों को साहित्य में जैन कवियों को साहित्य कि जैन कवियों के साहित्य को धार्मिक साहित्य धार्मिक साहित्य कहते हुए आदिकाल में स्थान नहीं दिया। आदिकाल में स्थान नहीं दिया। आदिकाल में क्या नहीं दिया? स्थान नहीं दिया कि जैन कवियों के साहित्य को धार्मिक साहित्य में स्थान नहीं दिया। ये आदिकाल का जो साहित्य था उसके अंतर्गत धार्मिक साहित्य कहते हुए आदिकाल में स्थान नहीं दिया था। किसको? जैन कवियों को
स्थान नहीं मिला था, जैन कवियों में स्थान नहीं मिला था। आगे अगर मैं बात करूं सिद्धों और नाथों के साहित्य को, सिद्धों और सिद्धों और सिद्धों और नाथों के साहित्य को साहित्य को साहित्य को सांप्रदायिक सांप्रदायिक माना। क्या माना? सिद्धों और नाथों के साहित्य को सांप्रदायिक माना। एक तो जैन कवियों के साहित्य को धार्मिक साहित्य कहते हुए आदिकाल में स्थान नहीं दिया, सिद्धों और नाथों के साहित्य को सांप्रदायिक माना। इन्होंने क्या माना? सांप्रदायिकता के रूप में माना। आगे अगर मैं बात करूं, इन्होंने अपने ग्रंथ की रचना इन्होंने अपने ग्रंथ की रचना अपने ग्रंथ की रचना अपने ग्रंथ की रचना चार पुस्तकों की सहायता ली। कि उन्होंने अपने ग्रंथ की रचना में कितने पुस्तकों की सहायता ली थी? चार पुस्तकों की सहायता ली थी। कितनी पुस्तकों की? चार पुस्तकों की क्या ली थी? सहायता ली थी। एक के बारे में तो चर्चा कर चुके हैं वैसे, तो देखो, जैन कवियों के साहित्य में धार्मिक साहित्य कहते हुए आदिकाल में स्थान नहीं दिया, सिद्धों और नाथों के साहित्य को सांप्रदायिक माना। सिद्धों और नाथों के साहित्य क्या माना? सांप्रदायिक। इन्होंने अपने ग्रंथ की रचना कितने पुस्तकों में की थी? चार पुस्तकों से की थी। कितने पुस्तकों से की थी? चार पुस्तकों से की थी। अब उस चार पुस्तकों के बारे में अपने चर्चा करेंगे। कौन सी वो चार पुस्तकें थी? कितनी पुस्तकें थी? चार। और वो कौन कौन सी थी? देखो, कौन कौन सी पुस्तकें थी? देखो, बात करते हैं चार पुस्तकों की। देखो कौन कौन सी थी। अगर मैं बात करूं पुस्तकों की, इसकी बात करूं चार पुस्तकों की, अगर मैं बात करूं पुस्तकों की तो कौन कौन सी थी? पहली तो बात है मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु विनोद, इस पुस्तक का सहारा लिया। किन्होंने लिखी थी? मिस्र बंधुओं ने। मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधुओं ने ठीक है, इसके बारे में चर्चा की कर चुके हैं अपने। एक थी श्याम सुंदर दास की। श्याम सुंदर दास श्याम सुंदर दास श्याम सुंदर दास की रचना, ये तो राइटर है। श्याम सुंदर दास की रचना थी हिंदी कोविद रत्नमाला। हिंदी हिंदी कोविंद रत्नमाला। रत्नमाला, हिंदी कोविंद रत्नमाला किसकी थी? श्याम सुंदर दास की। श्याम सुंदर दास की। अगर बात करूं तीसरी पुस्तक की, किसकी बात करूं? तीसरी पुस्तक की अगर बात करूं तो वियोगी हरि की थी। किसकी थी? वियोगी
हरि की थी ब्रज माधुरी सार। ब्रज माधुरी सार। ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि की। वियोगी हरि। वियोगी हरि की। अगर मैं बात करूं चौथे की, कविता कौमुदी। कौमुदी। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी। इनकी क्या की थी, इन पुस्तकों की सहायता ली गई थी रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य ग्रंथ लिखने में। तो मिस्र, देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो अपना साहित्य लिखा उसमें कितनी पुस्तकों की सहायता ली थी, 4। और वो 4 पुस्तकें कौन सी थी, मिस्र बंधु विनोद, हिंदी गोविंद रत्नमाला, ब्रज माधुरी सार और कविता कौमुदी। मिस्र बंधु विनोद के बारे में पढ़ चुके हैं। हिंदी गोविंद रत्नमाला श्याम सुंदर दास की है। ब्रज माधुरी सार योगी हरि की है। और कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी की है। ये जो चीजें थी ये किसके बारे में थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में थी, जो कि साहित्य में उनका स्थान दिया है। इन्होंने क्या क्या माना, अगर मैं इनके रिवीजन के बारे में बात करूं तो देखो, अगर रामचंद्र शुक्ल के बारे में बात करूं तो अपने कर चुके हैं लगभग इनका पूरा। इनके बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब इसमें 4 कालों में बांटा इन्होंने, रासों के 12 ग्रंथ, ठीक है, इनके बारे में चर्चा की। प्रथम कवि किसे माना, प्रेमाख्यान कौन सा माना, इनके बारे में चर्चा की। नागमती विरह का वर्णन कर लिया। सिद्धों को इन्होंने धार्मिक कहते हुए स्थान आदिकाल में नहीं दिया, सांप्रदायिकता कहते हुए माना। इन चीजों के बारे में अपने क्या कर चुके हैं, इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब बात करते हैं अपने अगले साहित्यकार की, जिनका नाम क्या है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। क्या नाम है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। क्या नाम है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। क्या करना है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये भी एक क्या थे, साहित्यकार थे। क्या थे, एक साहित्यकार थे। इन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा। इनके ग्रंथ का अगर नाम बताऊं तो क्या था, किसकी बात करूं मैं, इनके ग्रंथ की। इसके बारे में बात करते हैं, अपने ग्रंथ के बारे में बात करते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कब लिखा, 1938 में। कब लिखा, 1938 में। यह ग्रंथ, यह ग्रंथ पीएचडी, पीएचडी शोध ग्रंथ, शोध ग्रंथ, पीएचडी शोध ग्रंथ के रूप में
लिखा गया। देखो कि हिंदी साहित्य का इतिहास का आलोचनात्मक इतिहास कब लिखा गया? 1938 में लिखा गया। यह ग्रंथ किसके रूप में था? पीएचडी शोध ग्रंथ के रूप में था। किसके रूप में था? पीएचडी शोध ग्रंथ के रूप में था। अगर आगे बात करूं, संपूर्ण संपूर्ण ग्रंथ, संपूर्ण ग्रंथ है उन्हें 7 प्रकरणों में बांटा। 7 प्रकरणों 7 प्रकरणों में बांटा। कितने में बांटा? 7 प्रकरणों में बांटा। कितने में? 7 प्रकरणों में बांटा। नंबर 1, संधि काल। पहला किसके रूप में बांटा? संधि काल के रूप में। अगर मैं बात करूं 2 नंबर की, चारण काल, किसके रूप में बांटा बताओ? चारण काल के रूप में बांटा। अगर मैं पहले बात करूं तो कौन सा काल था? संधि काल। दूसरा काल चारण काल। इसके बाद में भक्ति काल। भक्ति काल, भक्ति काल की अनुक्रमणिका के रूप में। भक्ति काल की अनुक्रमणिका, अनुकरणिका। अनुक्रमणिका, अनुक्रमणिका। ठीक है। इसके बाद में क्या रहता है? भक्ति काल। ठीक। अगर आगे बात करूं, 5वां प्रेम काव्य। कौन सा काव्य है? प्रेम काव्य। 5 नंबर है प्रेम काव्य। 6 नंबर की अगर बात करूं, राम काव्य। अगर बात करूं 7 नंबर की, कृष्ण काव्य। किसके रूप में? कृष्ण काव्य के रूप में। किसके रूप में? कृष्ण काव्य के रूप में। किसके रूप में? कृष्ण काव्य के रूप में। किसके रूप में आएगा? कृष्ण का। संधि काल सबसे पहला, दूसरा चारण काल, तीसरा भक्ति काल की अनुक्रमणिका के रूप में, चौथा भक्ति काल, 5वां प्रेम काव्य, छठा राम काव्य और 7वां कृष्ण काव्य। इन 7 प्रकरणों में क्या हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने बांटा था? राम कुमार वर्मा ने। और यह ग्रंथ किसके रूप में था? पीएचडी शोध ग्रंथ के रूप में यह ग्रंथ था। तो देखो, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के ग्रंथ का क्या नाम था? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। क्या नाम था? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। कब लिखा? 1938 में। यह ग्रंथ किसके रूप में था? पीएचडी शोध ग्रंथ के रूप में था। संपूर्ण ग्रंथ को कितने प्रकरणों में बांटा? 7 प्रकरणों में बांटा। पहला काल था संधि काल, दूसरा चारण काल, तीसरा भक्ति काल की अनुकरणिका, चौथा भक्ति काल, 5वां प्रेम काव्य, छठा राम काव्य और 7वां कृष्ण काव्य। ये क्या, इन 7 प्रकरणों में इस ग्रंथ को बांटा गया। और इस चीज का ध्यान रखना, प्रकरणों में तो कितने में बांटा गया? 7। आगे आएंगे काल या भागों में, कितने कालों, वो अलग चीज होगी, उसका थोड़ा सा ध्यान। तो संपूर्ण ग्रंथ को कितने प्रकरणों में बांटा गया? 7 प्रकरणों में बांटा गया। अब बात करते हैं आगे। देखो,
आगे अगर इसके बारे में अपने बात करें तो आगे हम इसके हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 कालों या भागों में बांटेंगे। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा? 5 भागों में। इन्होंने हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में बांटा। 5 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा। अब कौन कौन से भाग थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। 5 भागों में बांटा। कौन कौन से 5 भाग थे उनके बारे में अपनी चर्चा करेंगे। पहला था संधि काल। कौन सा काल था? संधि काल। अगर बात करें संधि काल तो संधि काल को उन्होंने माना था 750 से 1000 विक्रमी संवत। विक्रमी संवत के रूप में सिद्ध और जैन, इसमें कौन थे? सिद्ध व जैन। सिद्ध व जैन। अगर मैं बात करूं दूसरे काल की, चारण काल। कौन सा काल था? चारण काल। चारण काल का समय था 1000 से 1375 विक्रमी संवत। इसमें डिंगल क्या थी? डिंगल भाषा के रूप में था। किसके रूप में था? डिंगल भाषा के रूप में था। अगर बात करें आगे भक्ति काल की, कौन सा काल आएगा? भक्ति काल। कौन से काल की बात करेंगे? भक्ति काल की। अगर बात करूं भक्ति काल की तो 1375 से 1700 विक्रमी संवत ये काल था। अगर बात करूं पांचवें की, रीतिकाल। कौन सा काल आएगा? रीतिकाल। रीतिकाल 1700 से 1900। 1700 से 1900 विक्रमी संवत। आगे अगर इसी प्रकरण में बात करूं, इसी पर आधुनिक काल। कौन सा काल आएगा? आधुनिक काल। 1900 से अब तक। ठीक है, ये चीजें थी। देखो इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास को कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा। कौन कौन से? पहला था संधि काल। संधि काल 750 से 1000 विक्रमी संवत, जिसमें सिद्ध और जैनों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? सिद्ध व जैन। चारण काल के बारे में 1000 से 1375 विक्रमी संवत, डिंगल। भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रमी संवत। रीति काल के बारे में बात करूं तो 1700 से 1900 विक्रमी संवत। आधुनिक काल के बारे में बात करूं तो 1900 से अब तक के बारे में बताया गया। ये किसके बारे में है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास को उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा? 5। और प्रकरण कितने थे? 7 भागों में बांटा। कितने भागों में? 7 भागों में बांटा। अब बात करते हैं इसके बारे में आगे। अगर आगे बात करूं मैं इसके बारे में, अगर मैं आगे तो, इस ग्रंथ में
इस ग्रंथ में भक्ति काल तक, भक्ति काल तक, कहां तक? भक्ति काल तक के साहित्य, भक्ति काल के साहित्य की आलोचना की गई है। आलोचना की गई है। कहां तक की? भक्ति काल तक। कहां तक की आलोचना की गई है? भक्ति काल तक की आलोचना की गई है। कहां तक? भक्ति काल। इस ग्रंथ में भक्ति काल तक के साहित्य क्या की गई है? आलोचना की गई है। आदिकाल को, आदिकाल को संधि व चारण काल, चारण काल, चारण काल, संधि या चारण काल कहकर पुकारा। ठीक है। आगे अगर बात करूं, अगर आगे इसके बारे में मैं बात, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल कहकर पुकारा, व्यक्त करते संधि अलग। ठीक है, क्या नाम बताया? संधि है चारण काल कहकर पुकारा। अब अब संधि काल के अंदर, संधि काल के अंतर्गत कौन आएंगे? सिद्ध। कौन आएंगे? सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य। और चारण काल के अंतर्गत, चारण काल, और चारण काल के अंतर्गत कौन सी चीजें आ जाएंगी? डिंगल साहित्य, डिंगल साहित्य, ये दोनों चीजें आ जाएंगी। इन दोनों चीजों के बारे में इन्होंने बात की थी, इसलिए इन्हें आदिकाल को क्या नाम दिया था? इन्होंने संधि व चारण काल नाम दिया था। ये इनका था। प्रेमाख्यान का प्रथम कवि, अब बात करते हैं प्रेमाख्यान का, प्रेमाख्यान का प्रथम कवि, प्रथम कवि कौन सा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान का प्रथम कवि किसे माना? मुल्ला दाऊद को, मुल्ला दाऊद को। किसको माना? मुल्ला दाऊद को। इसकी रचना कौन सी थी? चंदायन। रचना कौन सी थी? चंदायन। कौन सी रचना थी? चंदायन। तो प्रेमाख्यान का प्रथम कवि किसे बताया डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने? मुल्ला दाऊद को। इसकी रचना का क्या नाम था? चंदायन। और हिंदी का प्रथम कवि अगर मैं बात करूं, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना बताओ? स्वयंभू। किसे माना? स्वयंभू को माना था इसे। किसे माना था? स्वयंभू। किसे माना था? स्वयंभू को माना था। किसे माना? स्वयंभू। स्वयंभू को माना, स्वीकार किया था। हिंदी का प्रथम कवि किसे? स्वयंभू को माना था। अब बात करते हैं आगे इसके बारे में। ये किसके बारे में चर्चा हुई? ये चर्चा हुई डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में। देखो, इन्होंने कितने रूपों में बांटा? 7 प्रकरणों के रूप में बांटा। कितने रूपों में बांटा? 7 प्रकरणों के रूप में बांटा। आगे अगर बात करूं, काल, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा। इसके साहित्य में कहां तक का विस्तार है? भक्ति काल के आलोचनात्मक तक का। आदिकाल को इन्होंने क्या नाम दिया? संधि या
चारण काल के रूप में इन्होंने नाम दिया। संधि काल के अंदर सिद्ध साहित्य और सिद्ध साहित्य को रखा और चारण काल के अंदर डिंगल साहित्य को स्थान दिया। प्रेमाख्यान का प्रथम कवि किसे बताया? मुल्ला दाऊद को बताया, जिनकी रचना कौन सी थी? चंदायन। और हिंदी का प्रथम कवि इन्होंने किससे स्वीकार किया? स्वयंभू को स्वीकार किया था। अब आगे अगर बात करें, आगे हम पढ़ेंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को। किसको पढ़ेंगे? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को। किसे पढ़ेंगे? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को। अब अपने बात किसकी करेंगे? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। अगर बात करूं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में, किसके बारे में? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने साहित्य के इतिहास की दृष्टि से 3 प्रमुख ग्रंथ लिखे। साहित्य ग्रंथ, साहित्य के इतिहास, साहित्य के इतिहास की दृष्टि से इतिहास की दृष्टि से इनके 3 प्रमुख ग्रंथ हैं। इनके 3 प्रमुख ग्रंथ हैं। कितने ग्रंथ हैं इनके? 3। कितने ग्रंथों की चर्चा की गई है? 3 ग्रंथों की चर्चा। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका कब लिखा गया यह ग्रंथ? 1940 को। कब लिखा गया? 1940 को लिखा गया। हिंदी साहित्य की भूमिका। दूसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। आगे अगर बात करूं हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, उद्भव एवं विकास। हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास कब लिखा गया? 1952 को। कब लिखा गया? 1952 को लिखा गया। तो 3 ग्रंथ कौन कौन से थे? साहित्य के इतिहास की दृष्टि से इनका प्रमुख 3 कितने ग्रंथ थे? 3। पहला था हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य इतिहास का आदिकाल 1952, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952 में किया गया। ये क्या थे? इनके प्रमुख ग्रंथों की रचना हुई। इनकी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रमुख रूप से 3 ग्रंथ लिखे थे। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यताओं
को चुनौती, कार्यों को मान्यताओं को चुनौती चुनौती देने का कार्य किया। कार्य किया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यताओं को चुनौती देने का क्या किया था इन्होंने, महत्वपूर्ण कार्य किया था। सबसे पहले इन्होंने ही क्या किया था, महत्वपूर्ण कार्य, इसके बारे में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया था। किसके रूप में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जितनी भी मान्यता थी उनको सबसे पहले चुनौती किसने दी थी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चुनौती दी थी। अब बात करते हैं इनके कालखंडों के बारे में। किसके बारे में, कालखंडों के बारे में चर्चा करते हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे, कालखंडों के। अब देखो इन्होंने 4 भाग बताए, हिंदी साहित्य, इतिहास को 4 भागों में बांटा। बांटा कितने भागों में बांटा, 4 भागों। देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 और 4। अगर बात करूं सबसे पहले आदिकाल, कौन सा काल, आदिकाल। पहला काल कौन सा है, आदिकाल, जिसका समय बताया 1000 से 1400, 1000 1400। अगर बात करूं दूसरे भक्ति काल की, कौन सा काल, भक्ति काल, 1400 से 1600। अगला काल आता है रीतिकाल, कौन सा काल, रीतिकाल, रीतिकाल का 1600 से 1800, 200 वर्ष। उसके बाद में आता है आधुनिक काल, कौन सा काल, आधुनिक काल, और आधुनिक काल 1800 से अब तक। अब तक ठीक। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा। कौन कौन सा, पहला आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। सर्वप्रथम आदिकाल नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। किसने दिया था, आदिकाल को आदिकाल नाम सर्वप्रथम किसने दिया था, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। किसने दिया था, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। तो देखो इन्होंने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ग्रंथ कितने लिखे, 3। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, उद्भव एवं विकास। इसके रूप में क्या लिखा था इन्होंने, इतिहास लिखा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामचंद्र शुक्ल की जो मान्यता थी उनको सबसे पहले चुनौती देने का कार्य किसने किया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो मान्यता थी उनको चुनौती किसने दी थी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी। कितने कालखंडों में बांटा, 4, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इनका समय था 1000 से 1400, 1400 से 1600, 1600 से 1800 और 1800 से अब तक का समय माना गया है। ये चीजें किसके बारे में पढ़ी, उससे पहले हम डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बारे में पढ़ गए। उनका आलोचनात्मक इतिहास था, 38 में लिखा, पीएचडी शोध ग्रंथ के रूप में 7 प्रकरणों में बांटा। उन्होंने हिंदी साहित्य के काल को 5 भागों में बांटा। हिंदी का चारण काल नाम दिया आदिकाल का।
मेन महत्वपूर्ण प्रश्न है, आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया था? तो उस क्वेश्चन का उत्तर होगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।